हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ जो कि एक सच्ची घटना है। तो इसको आप पूरे ध्यान से और लास्ट तक सुनना और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सिमरन की तरह इस दुनिया से फिर कोई ना जाए, अपने हमसफ़र का ध्यान रखे। आज मेरी शादी की पहली रात थी। बिस्तर पर फूल बिछाए गए थे। सिमरन और संजय की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। सिमरन बेड पर बैठी थी कि कमरे में तस्वीर बना हुआ था। कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं सर कर रही थी। सब लोग नए थे, हर चीज़ अजनबी थी। संजय भी उसके पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। सिमरन नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 2 बज चुके थे। वह बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। संजय सिमरन के पास आया। आप ऐसा करें, कपड़े चेंज कर ले, थक गई होगी। सिमरन ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत बेहाल हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। संजय, उनको उसकी थकान से क्या वास्ता था। वह मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी। सिमरन को अपनी मर्दानगी का रोब झाड़ते हुए बोला, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार यह बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा साफ सफाई तक। सुन रही हो ना? सिमरन ने कहा, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। सिमरन ने सोचा कि मुझे शायद कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको सिमरन से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। जेठानी से जेठ लव मैरिज करके लाया हुआ था। सिमरन को खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम जब तक थक कर टूट कर थक जाती तो रात को पति के नखरे उठाना। संजय बहुत रूखे रूखे आवाज़ में सिमरन से बातें करता। रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चली गई। सिमरन संजय के पास जाकर बैठ गई। संजय, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। संजय उसने बड़ी हैरत से देखने लगा और बोला, घूमने का मतलब? तुम्हें कहाँ जाना है? उसने इतने रूखे शब्द में पूछा कि सिमरन सहम सी गई। संजय, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? संजय टीवी देखते हुए बोला, सिमरन जाओ, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मेरा दिमाग मत खराब करो यार, मैं पहले ही सारा दिन थका हुआ हूँ। सिमरन संजय के पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। संजय लेट गया। सिमरन संजय के पैर दबाने लगी। संजय सो गया था। संजय के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, संजय, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते हैं? असल में सिमरन की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई और सौतेली माँ क्या सलूक करती हैं यह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। सिमरन ने बहुत दर्द सहे थे। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म भी तो किया गया था। सिमरन 20 साल की थी और संजय 35 साल का। जैसे सिमरन ने जान छुटाई थी उन लोगों को। वह कदमों के साथ लपेटे हुए अपने हमसफ़र से एहसास की भीख ही मांग रही थी। सुबह पूजा आराधना से पहले जग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसका जिम्मेदारी था। मैं अपना दर्द किसी को बयां नहीं करती थी, बस मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आबाद करना चाहती थी। संजय का साथ चाहिए था बस। कभी अक्सर थकान की वजह से बर्तन ना धो सकती थी या झाड़ू टाइम पर ना लगा पाती तो सास उसकी वजह से मुझे लाखों बातें सुना देती थी। मैंने जैसे अपनी जुबान को सी लिया था, बस इस तरह से बर्दाश्त करती थी। संजय मुझे हर महीने 6,000 दिया करे। संजय ने इस बात पर मेरे तरफ एकदम गुस्से से देखा और बोला, सब ठीक है ना, तुम्हें 6,000 क्यों चाहिए? सिमरन ने बड़े प्यार से जवाब दिया, संजय, मैं औरत हूँ, मेरे बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो बाजार जाती हूँ तो पैसे पास होने होते तो मैं उन चीज़ों को खरीद कर लाती। अब मैं आपके भाई से तो यह सब चीज़ें मांग नहीं सकती। संजय उनको ना जाने क्यों चिढ़ थी सिमरन से। अपने गुस्से में बोला, सिमरन देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं को अलग से दे सकूं। जो चाहिए वो मम्मी से कह दिया करना, वे ला दिया करेगी। अलग से खर्चा चाहिए तो मेरे पास नहीं।
सिमरन संजय के पास बैठ गई। संजय, आप ना दे मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ बस। आप मुझसे प्यार से बातें कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। भगवान की कसम मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकान व पुराने दर्द, सब कुछ। आप मुझे बस प्यार से पुकारें। संजय ने फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, मैं प्यार से ही तो बात करता हूँ तुम्हारे साथ। सिमरन थोड़ा सा नाज उठाने वाले शब्द में बोली, संजय आप कहीं ना करते मुझसे प्यार से बात, बस आप मुझसे गुस्सा ही दिखाते हो। संजय, यह देखिए कि मेरा बर्थडे था, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी में लिखा। संजय जैसे बस थोड़ा बेजोर सा हो रहा था। उसकी बातों से सिमरन प्यार से बातें कर रही थी संजय से, लेकिन संजय दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे। उसको क्या कहूँ मैं, ना जाने क्यों बेरुखी करता था वह। उन्होंने नया घर बनाया था, गांव के लोग थे। संजय ने सिमरन से कहा, सिमरन आज रात ईंटें आ जाएगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। सिमरन ने दिन भर घर के काम किए, रात को वही ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगे। रात के 3 बज गए थे, काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकान से बेजोन सा हो रहा था। संजय लेट गया। सिमरन पास गई, संजय प्लीज़ सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संजय ने करवट बदल दिया, जाओ टैबलेट खा लो सर दर्द की, मुझसे दबाया नहीं जाता। मैं बिस्तर पर लेट गई, ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वह मुंह पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। संजय पास सोया हुआ था, दर्द से सो ना सकी। सुबह आरती होने लगी कि उसकी आंख खुल गई। मैं अभी अभी सोई हुई थी कि सास गालियाँ दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। संजय भी गर्म होने लगा। संजय गुस्से में था, सिमरन शर्म है तुमको, टाइम देखो, मम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। सिमरन क्या कहती, जबकि अब संजय को फर्क नहीं पड़ता था सिमरन मर रही हो या किसी दर्द में हो। वह खामोश हुई, किचन में चली गई, सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई एक दिन ऐसा हो जब कभी सुकून ना पाया हो। नए घर का काम शुरू हो गया। वह मजदूरों की तरह काम करने लगी, दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने उसने मजदूरों की तरह काम किया। घर तैयार हुआ। संजय के साथ रहते हुए वह संजय से दूर थी, संजय उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरियों से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। संजय पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने भी उसे खूब मिल रहे थे। उन दिनों कहीं उससे छुपकर संजय की दूसरी शादी की बात होने लगी। मैं सबसे रवैये समझ रही थी, कुछ तो गलत हो रहा है। सिमरन एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। वह लबों को सिए बैठी थी। सिमरन को एक डर था, कहीं संजय मुझसे दूर ना कर दे। कि जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी सिमरन, माँ कह रही थी कि संजय चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। सिमरन समझ चुकी थी कि कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वह चुप थी। संजय कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। सिमरन पास गई, आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। सिमरन संजय के कंधे पर सर रखकर बता रही थी, संजय आप खुश रहे हमेशा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वह एक दर्द दिल में छुपा कर खुद को समझा रही है कि संजय मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वह दिन भी आ गया। लड़की वाले संजय के घर आ गए। सास ने बड़ी सख्ती से कहा, खाना बनाना और अपने कमरे में चली जाना, सामने ना आना मनहूस। वह इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना, शिकवा ना करना। और वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापसी कबूल ना कर सकती। सामने संजय की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। संजय का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीबी को शादी करके ले आए। जिस कमरे में वह संजय के साथ रहती थी, आज उस कमरे में संजय के बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरे
दे दिया। वह हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। संजय अपनी दूसरी बीबी को बाहर घुमाने ले गया। वह बहुत खुश था, लेकिन एक दिमाग दर्द सिमरन को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकान, रात की तन्हाइयाँ, दर्द बेपनाह। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन सिमरन एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वह अपने कमरे में सोई थी। शायद वह दर्द न बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द बहुत तेज था। सर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगी। सब अपने कमरे में सो चुके थे। दर्द इतना तेज था, बर्दाश्त ना कर पाई। वह संजय को आवाज़ देती रही, लेकिन संजय दूसरी बीबी के बाहों में सो रहा था। मैं ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाज़ें दी थी उसने, और आखिर सुकून की नींद सो गई। वह दुनिया छोड़ गई। सुबह 7 बजे सास गालियाँ दे रही थी। कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। संजय ने आवाज़ दी, मम्मी सिमरन को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वह मनुष्य सो रही है, अभी तक सोने दो, आज उसके कमरे में कोई ना जाए। दोपहर का वक्त हो गया था। सब अपने कामों में बिजी हो गए थे, लेकिन अभी तक सिमरन कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा सिमरन औंधे मुंह जमीन पर लेटी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वह अकड़ चुकी थी। उसके लाश को चारपाई पर लिटा दिया। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके लिए किसी ने भी एक आंसू उसके लिए नहीं बहाए थे। एक दिन उसके कमरे की सफाई करते संजय की दूसरी बीबी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वह देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वह यह सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वह अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ शब्द, संजय मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। संजय ने मुझे पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। संजय कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हूँ। वह बहुत डांटता है, कुछ कहो तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं संजय को नहीं बताऊंगी, वह परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। संजय की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। संजय अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। अपनी दूसरी बीबी को बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसा लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश संजय की बाहों में मर सकती। काश संजय मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। संजय आप कभी मेरी डायरी पढ़े तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी थी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता। डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीबी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना, तो मेरी अस्थियों के सामने ज़रूर लाना एक बार। तुम्हारी सिमरन। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा है। संजय, दिल कर रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया। सिमरन खामोशी से मर गई। संजय डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वह बेचारी ना जाने कितना रोई थी। उसकी अस्थियों के सामने बैठकर वह बहुत रोया और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन अब माफ़ी मांगने कुछ भी करता तो वह कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे ना जाने कितने सिमरन आज भी है जो अपने हम सफ़र की बेरुखी जी रही है, जो दर्द सहती है, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरों, अपने हम सफ़र को मोहब्बत से देख ही लिया करो। भगवान की कसम, हर दर्द भूल जाती है उससे पहले कोई सिमरन दुनिया से चली जाए, और आप जब तक समझ में आए देर हो चुकी हो। यही थी मेरी एक सच्ची कहानी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।